जो वर्ल्ड के अंदर मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं एंड इंडिया के अंदर वो कैसे इम्पैक्ट करती है। व्हीकुलर पोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, साउंड पोल्यूशन हो गया, वाटर कंटेमिनेशन हो गया, हर तरीके से मतलब एनवायरनमेंट को मतलब एक तरह से पीड़ित कर रखा है पूरी दुनिया में। मतलब सॉइल इरोजन हो रहा है, माउंटेन्स जो हैं गिर रहे हैं, देन यू हैव दिस क्लाउड बर्स्ट हैपनिंग, देन यू हैव दिस फ्लैश फ्लड्स। अब सिटीज़ में आइए तो वाटर सिस्टम ही नहीं है स्टोरेज का, और इवन आपका जो सीवेज है, सीवेज भी मतलब इट इज़ कंप्लीट डिज़ायर। ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट जो है, जो गैसेज है हमारी CO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड H2O, मीथेन, इन सब गैसेस से हमारी ओजोन लेयर, इनकी करंट मतलब बहुत ज़्यादा रैपिडली एमिशंस हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर इम्पैक्ट हो रही है। ग्लोबल टेम्परेचर्स आर राइजिंग। मीथेन जो है, मैक्सिमम मीथेन जो है लैंडफिल्ड से आता है। लैंडफिल्ड्स में क्या है, सब तरह का कूड़ा करकट जाता है। मैक्सिमम जो है वेट वेस्ट जिसे बोलते हैं, फूड वेस्ट। आप समझ नहीं सकते कि कितना फूड हम वेस्ट करते हैं। हेलो, माय नेम इज़ गौरांग गर्ग एंड आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट द मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग। एंड आई बिलीव कि इसके लिए इनफ अवेयरनेस नहीं है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, बट स्टिल आफ्टर 20-30 ईयर्स इसकी रिपरकशंस फेस करेंगे एंड मैनी कंट्रीज आर टॉकिंग अबाउट इट एंड आवर कंट्री स्टिल लैकिंग बिहाइंड एंड आज हम इस बारे में ही डिस्कस करेंगे कि क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में हो रही हैं एंड व्हाट आर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज फेसिंग एंड व्हाट आर द लीगल mechanisms that are available to address such problems. And today I have with me a very eminent personality who has worked in the field of environmental law and who is also co-founder of an NGO, Bhartiyam, who is dedicated to solving the environmental problems. Today I have with me Advocate Srinivas Kotni. Hello sir. Good morning. सर, जैसा कि मैं ये देखता हूँ कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की फील्ड में कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए आपको पैशनेट होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से पैशन जो है वो तो हर काम के लिए ज़रूरी है, और एनवायरनमेंट तो पहले एनवायरनमेंट है फिर तो हम हैं। एनवायरनमेंट नहीं होता तो हम नहीं होते, तो हमारी तो दायित्व होती है कि वी नीड टू उसको मेंटेन करें। जैसे भगवान ने दिया एनवायरनमेंट, कम से कम बहुत बुरा तो ना करें उसको। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं सिर्फ एनवायरमेंटल लॉ में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मैं लॉ फर्म चलाता हूँ जिसमें हम एनवायरमेंटल लॉ इश्यूज भी हैंडल करते हैं, ओपिनियंस देते हैं, और जो आपकी लाइसेंसिंग है उस पर काम करते हैं। और जो भी इंडस्ट्री सेटअप होती है इंडिया में, आपको पता है कि उसको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक करनी पड़ती है। वो कैटेगराइजेशन है उसका पूरा, depending upon the nature of industry, kind of pollutants, kind of pollution which is envisaged under the act, वो schedule के हिसाब से वो you need to file your documents and get that impact assessment done. inspection होती है पहले, वो there used to be public hearings also कि किसी को कोई दिक्कत है locals को वगैरह को, उन सब के बाद then clearance मिलता है। but then practical side of it, implementation तो lesser said better. सर, जो आपका NGO है भारतीयम, व्हाट एरियाज डज इट वर्क अपॉन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट? भारतीयम जो है वो बेसिकली हमने 2006-7 में 6 में एस्टैब्लिश किया था। तो उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो KJ राव साहब थे, जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रिटायर हुए थे, और उनका ये बेसिकली ब्रेन चाइल्ड था। और मैं और मेरा एक दोस्त अनिल गुप्ता जो GST डिपार्टमेंट में है, हम दोनों के साथ उन्होंने फिर ये इनिशिएट किया था। बाद में वो कुछ बिज़ी हो गए, और किसी तरीके से हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे काम करना 2013-14 में हमने शुरू किया था। उससे पहले अलग अलग प्रोजेक्ट करते थे, लेकिन ये जो लार्ज स्केल प्लांटेशन, क्रिएशन ऑफ अर्बन फॉरेस्ट, देन रिवाइवल ऑफ पॉन्ड्स, कुछ इस तरीके के एक्टिविटीज़ किए।
कोविड के दौरान हमने फिर कोविड केयर पे काम किया, ऑर्फन्स को अडॉप्ट किया, एजुकेशन पे सपोर्ट किया। देन कुछ हमने म्यूज़िक पे भी काम किया फॉर यमुना। सो वी कॉल्ड इट रागास फॉर यमुना। यमुना बैंक पे हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के कंसर्ट्स करते थे, तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हुए। एक हमने फेस्टिवल किया यमुनोत्सव टू सेलिब्रेट द आइडिया ऑफ यमुना। दो यमुना को देखो तो आप जानते हैं कि वो गंदे नाले से भी बदतर हो चुकी है। हम माँ बोलते हैं नदी को, लेकिन हम हर तरीके से नदी का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। लेकिन एक इनिशिएटिव थी कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो लोगों में, तो ये इस आइडिया के साथ हमने ये काम किया। बट मोस्टली आजकल हम प्लांटेशंस करते हैं स्कूल्स वगैरह में। जैसे एमसीडी के साथ हमारा एक जॉइंट वेंचर है, एग्रीमेंट है कि हम एमसीडी स्कूल्स में प्लांटेशन भी करेंगे और बच्चों को प्लांटेशन के बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे, मोटिवेट करेंगे, स्ट्रीट प्लेस वगैरह कंडक्ट कराते हैं। तो ये सीजनल है, जिस आप प्लांटेशन कभी भी नहीं कर सकते हैं, तो सीज़न के हिसाब से फिर हमारे टीम्स जो हैं, हमारे साथ बहुत पैशनेट लोग जुड़े हुए हैं, जो रिटायर्ड भी हैं, कई लोग सर्विस में भी हैं, कई लोग बिजनेस में भी हैं। सब लोग बहुत इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं हमारे प्लांटेशन ड्राइव्स में। नहीं, आपने जैसे कहा कि म्यूज़िक पे भी हमने जो यमुना के लिए रागा बनाया है एंड प्लेस भी कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि आर्ट इज़ अ गुड मीडियम टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स टू अदर्स। हाँ, बिकॉज आर्ट जो है, चाहे विजुअल मीडियम हो या ऑडियो हो या लिटरेचर हो या पेंटिंग्स हो या सिनेमा हो, एक काफ़ी इम्पैक्टफुल मीडियम होता है। आप 10 बात बोलिए लेकिन एक पिक्चर दिखाइए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत होता है। तो हमको लगा कि हमारी धरोहर है, क्लासिकल म्यूज़िक भी अगर देखेंगे तो काफ़ी कुछ जो है वो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, क्लाइमेट से कनेक्टेड है। किस डे के किस वक्त कैसा, मतलब राग भी अगर देखेंगे तो मॉर्निंग रागास अलग हैं, आफ्टरनून अलग हैं, मानसून मल्हार वगैरह अलग हैं। तो वो मतलब बहुत कनेक्टेड है क्लासिकल म्यूज़िक और क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, डे नाइट और बाकी आपकी प्लानिटरी सिस्टम, ये सब मतलब ये तो इंडिया तो मतलब जननी है इन सब चीज़ों की। कल्चरल हेरिटेज है हमारी, कल्चरल हेरिटेज का तो मतलब धरोहर है। हाँ जी। तो सर, मैं बेसिकली आपसे आज ये बात करना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड के अंदर मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं एंड इंडिया के अंदर वो कैसे इम्पैक्ट करती है, और इंडिया के अंदर अपने अंदर ही एक अलग ही इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही हैं, जो उनका डायरेक्ट रिलेशन है उसके साथ। देखो, वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो एक्सेसिव पोल्यूशन है, व्हीकुलर पोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, साउंड पोल्यूशन हो गया, वाटर कंटेमिनेशन हो गया, हर तरीके से मतलब एनवायरनमेंट को मतलब एक तरह से पीड़ित कर रखा है पूरे दुनिया में डेवलपमेंट के नाम पे। और उसमें हम सब इंक्लूडेड हैं, हम भी, मतलब मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, हम एसी में बैठे हुए हैं। ये हर चीज़ जो अब जो ये एसेंशियल बन गया है, लेकिन इन सब का ग्रेजुअली ऐसा एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है। और जितना भी आप ट्राई करते हो तो और ज़्यादा वो बढ़ते जाता है, बिकॉज आई मीन डिफॉरेस्टेशन इतनी बुरी तरह से हो रहा है कि हर जगह से वो प्लांट्स निकाल देते हैं। अगर हाईवे बनने, एक अब आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, डेवलपमेंट भी आई मीन इम्पोर्टेंट बोलते हैं हम, लेकिन एक तरफ डेवलपमेंट है, एक तरफ एनवायरनमेंट है, तो हमेशा एनवायरनमेंट को हम बलि चढ़ाते हैं उसमें। तो आपके जो जितने भी माउंटेन्स हैं, अब जिस तरह से उधर डेवलपमेंट हो रही है, देखिए कि मतलब सॉइल इरोजन हो रहा है, माउंटेन्स जो हैं गिर रहे हैं, देन यू हैव दिस क्लाउड बर्स्ट हैपनिंग, देन यू हैव दिस फ्लैश फ्लड्स। अब सिटीज़ में आइए तो वाटर सिस्टम ही नहीं है स्टोरेज का, और इवन आपका जो सीवेज है, सीवेज भी मतलब इट इज़ इन कंप्लीट डिज़ायर, बिकॉज वो जो पहले सीवेज सिस्टम बना भी हुआ था वो 20, 25, 30, 40 लाख लोगों के लिए बना हुआ है। सिटीज़ में अगर अब 3, 4, 5 करोड़ लोग रहें और जो सीवेज के ऊपर भी आप अपना कंस्ट्रक्शन कर लें, फ्लोरिंग कर लें, तो पानी जाएगा कहाँ? तो तब अब देखा आपने एक हफ्ते पहले दिल्ली में द काइंड ऑफ रेन्स दे वर देयर, ऑल बेसमेंट्स वर
इनंडेटेड विथ वाटर एंड बहुत इसमें डिसीजेस भी आते हैं, सब कुछ आता है। अगर एनवायरनमेंट क्लीन है, आप बिना पानी के रह नहीं सकते हैं, आप बिना सनलाइट के रह नहीं सकते हैं, आप बिना हवा के रह नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन के। तो ये सब तो एसेंशियल चीज़ें हैं जो फ्री में मिलती हैं हमको। हमको वैसे हम वैल्यू नहीं कर पाते, जैसे मतलब हम अपने लव्ड वंस को वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये तो है। सर, इन प्रॉब्लम्स की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल न्यूबॉर्न बच्चों को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीजेज हो रही हैं, एस्थमा की प्रॉब्लम है, अर्ली एज हमें हार्ट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखो, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन आप ये समझिए कि अगर हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़ के करीब गया है, कोई भी गवर्नमेंट बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सेंटर हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई और जनता दल हो, कोई भी गवर्नमेंट है, दे वुड वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तरीके अलग हो सकते हैं, और क्योंकि कोई भी मतलब नहीं चाहेगा कि लोगों को ये सुविधाएं जो हैं, हेल्थ, ये सब ना पहुँचे। बट बहुत मुश्किल है इतना, अगर पॉपुलेशन हम बढ़ा के रखते हैं तो इन सबको खाना देना है, इन सबको कपड़ा देना है, इन सबको रहने का है, सबका मतलब एक ये कंज्यूमरिस्टिक मार्केट भी हो गया है। हम सबको फ़ोन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, बसेस चाहिए, एयर कंडीशनर्स चाहिए, तो इन सब का कॉस्ट है। अगर आप ये कंफर्ट एक तरह देखेंगे तो आपको एनवायरनमेंट जहर बनेगा। तो हमको बैलेंस तो करना चाहिए, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं हम, जब तक वो बैलेंस नहीं करेंगे तो कोई गवर्नमेंट क्या करेगी। अब अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी को ब्रोंकाइटिस है, या तो है ब्रीदिंग इश्यूज हैं, कोई और इश्यूज हैं, तो ये जेनेटिक भी हो रहा है ना। बिकॉज आप जानते ही हैं, इन टर्म्स ऑफ साइंस, क्रोमोसोम्स में जाता है वो, जो पेरेंट्स को जो डिसीजेज हैं, जो भी है वो तो हेरिडिटरी भी होता है। तो इसके अलावा जैसे ही वो बच्चा बेचारा इस दुनिया में आता है तो एकदम प्रदूषित हवा, पानी भी दिक्कत, सनलाइट है नहीं, अब जैसे तैसे गेटो बने हुए हैं और कॉलोनीज बने हुए हैं, तो सूरज आने की जगह नहीं है, गाड़ी जाने की जगह नहीं है, तो हम जा कहाँ रहे हैं। आई डोंट नो कि हम ये डेवलपमेंट है या हम पीछे जा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप देखें तो मतलब हर दशक में चेंज हो रहा है और डिग्रेड हो रहा है। जो बहुत रिच हैं, जो वो अपना मेंटेन कर सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज तो कॉमन मैन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन तो बहुत लोग हैं इंडिया में। तो इन सब लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ प्रदूषण मिल रहा है, हर तरह से प्रदूषण मिल रहा है। मेरे हिसाब से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, वो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट जो है, जो गैसेस है हमारी CO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड H2O, मीथेन, इन सब गैसेस से हमारी ओजोन लेयर, इनकी करंट मतलब बहुत ज़्यादा रैपिडली एमिशंस हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर इम्पैक्ट हो रही है। ग्लोबल टेम्परेचर्स आर राइजिंग, आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, एंड बहुत सारे हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं इस चीज़ के। सिमिलरली हम देख सकते हैं एक डिफॉरेस्टेशन जो पार्ट है, एक हम देख सकते हैं जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी के लॉस से काफी सारी एनिमल स्पीसीज एंडेंजर्ड हो रही हैं, जैसे कि इंडियन वल्चर है, सी टर्टल्स हैं एंड राइनोज हैं। तो इन सब स्पीसीज के लिए क्या कमेंट करना चाहिए? देखिए, आपने दो चीज़ें कही हैं, एक तो ओजोन लेयर की बात कही है आपने, एक तो बायोडाइवर्सिटी की बात की है। तो ओजोन लेयर की बात करते हैं हम, आपने टॉक्सिक गैसेस की बात की है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन वगैरह, ये कहाँ से आते हैं पहले हमें देखना पड़ेगा। आप छोटे से एग्जाम्पल ले लीजिए, मीथेन जो है, मैक्सिमम मीथेन जो है लैंडफिल्ड से आता है। लैंडफिल्ड्स में क्या है, सब तरह का कूड़ा करकट जाता है। मैक्सिमम जो है वेट वेस्ट जिसे बोलते हैं, फूड वेस्ट, आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना फूड हम वेस्ट करते हैं। प्रोड्यूस भी करते हैं, कुक भी होता है, और रॉ भी बहुत वेस्ट होता है, और वो जाके लैंडफिल में मीथेन गैस की तरह कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखे होंगे न्यूज़ आइटम्स वगैरह जिसमें क्या बोलते हैं, लैंडफिल्स में जो बच्चे वगैरह लोग काम करते हैं, कई बार वहाँ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो मीथेन जो है एक्सप्लोसिव बन जाता है कुछ टाइम पे। तो वो तो एक तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो है ही, उसके अलावा ओजोन लेयर आप देखिए, मतलब रेडिएशन जो सन का रेज है, विटामिन डी की बात बोलते हैं,
लेकिन जो सन डायरेक्टली एक लेयर के थ्रू आता था, फिल्टर्ड आता था, तो वो आपकी स्किन के लिए ठीक है, आपके विटामिन डी प्रोड्यूस करे, ये सब है। बट जब आपका ये ओजोन लेयर ही अगर डिफेक्टिव हो जाएगा, आई मीन इफ इट इज इन्वेडेड, अल्ट्रावायलेट रेस आपको सीधा आएंगे तो आपको और कैंसरस, एंड आई मीन आई एम नॉट ए डॉक्टर और आई एम नॉट ए साइंटिफिक पर्सन, बट देन जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने इधर उधर से ग्रास्प किया है, इससे ये तय है कि मतलब ये जितने भी टॉक्सिक गैसेस हैं, एक तो रेस्पिरेशन को तो कर ही रहे हैं, एट वर्ल्ड लेवल ऑल्सो, आई मीन इट इज हैविंग ए एनॉर्मस इम्पैक्ट। तो जो भी आपने कहा है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं या उस तरीके जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं? पहले तो नहीं होते थे। पहले मैक्सिमम फ्लड्स होते थे और लोगों का एक तरीका था नेचर के साथ रहने का कि भैया इस सीजन में मानसून में बारिश होगी, नदी आएगी, नदी में बाढ़ आएगी, तो अपना उसके साथ तैयार होके रहते थे। एक पैटर्न था, अब पैटर्न ही नहीं है। आप जाते हो केदारनाथ तो एकदम क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। आप ग्लेशियर देखते हो, ग्लेशियर देखने जाते थे लोग जो माउंटेनियर्स हैं वगैरह हैं, तो वो प्योर ग्लेशियर्स होते थे। अब वो ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा, नदियाँ खत्म हो जाएंगी। अब नदी के नाम पे तो आपके नाले बच गए हैं पूरी इंडिया में। आई मीन जब हम 80s 70s 80s में और 90s में देखते थे, तो अगर ट्रेन में भी अगर सफ़र कर रहे हो तो नदियाँ बहती थी अच्छे से मानसून में, अदरवाइज भी थोड़ा बहुत पानी था। लेकिन अब जो है या तो गंदी नाली है या तो सूखा है एकदम। तो ये सब ग्लेशियर्स के साथ ही कनेक्टेड है। अब जो एमिशंस हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं, आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, लेकिन वो सिर्फ लाइसेंस लेने के लिए होता है, मैक्सिमम यूनिट्स। कुछ हैं, कुछ अच्छे कंपनीज हैं जो कि सोशली कॉन्शियस हैं, एनवायरमेंटली कॉन्शियस है, वो काम करते हैं। बट बाकी कई कंपनीज हैं जो कि उनको दे जस्ट वांट टू सेव मनी। सो वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है चलेगा, जब इंस्पेक्टर आएगा उसके बाद बंद हो जाएगा, बिकॉज उसको चलाने के लिए बिजली चाहिए, उसको चलाने के लिए बाकी कंज्यूमर्स चाहिए, तो वो बचाने के चक्कर में एनवायरनमेंट का बैंड बचता है। तो सबको नदी पूजा करना है, बट सबके गंदे नाले जा रहे हैं, उसमें अर्बन वेस्ट जा रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, और इलीगल प्रोडक्शन हो रहा है कई जगह पे। वहाँ से केमिकल्स जो है, जैसे वॉश हो रहा है, जो कपड़े वॉश होते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, हजारों तरीके का जो इफ्लुएंट्स हैं वो नदियों में जा रहे हैं। और नदी में अगर आप जाओगे तो छठ के टाइम पे पूजा होती है, पिक्चर्स आते हैं पेपर में, यमुना में मतलब बेचारी औरतें मतलब अपनी आस्था की वजह से जाती है, बट यू सी द काइंड ऑफ वाटर दे आर गेटिंग इनटू। इट इज़ लाइक एक बारी भी जाए तो बंदा मतलब कैसे जिंदा आए वो लगता है। आई मीन बट देन बिलीफ इज बिगर देन एनीथिंग। बट मेरे को लगता है कि ये जो इम्पैक्ट है ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो, आपने देखा था जब व्हेन वी हैड दिस कोविड, तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज्ड, इम्प्रूव। मतलब कुछ 2 महीने अगर हम सब घर पे बैठ गए, कुछ किया नहीं और कुछ एक्टिविटी नहीं हुई, तो हमने क्या किया, एनक्रोच किया है। हम बोलते हैं यहाँ बंदर है, वहाँ एनिमल है, उनका हैबिटेट हमने कैप्चर कर लिया है। उनकी पॉपुलेशन से बहुत गुना ज़्यादा हम ह्यूमन पॉपुलेशन हो गई है। तो वो जो बायोडाइवर्सिटी में जो आपके प्लांट्स हैं, आपकी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बाकी जितनी भी तरह की बायोडाइवर्सिटी है, वो तो ख़त्म हो रही है ना, एक्सटिंक्ट तो हो ही रहे हैं। आपने वल्चर्स की बात की, मैं तो कह रहा हूँ हज़ारों तरह के बर्ड्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं इंडिया में। अब हम 2-4 बर्ड्स को पकड़ लेते हैं, 2-4 टर्टल्स को पकड़ लेते हैं, उनको किसी जू में रखते हैं। आई मीन अजूबा हो गया है जो उनकी ही दुनिया में, को हमने बंदी बना रखा है और उन्हीं के एरियाज को इंक्रोच कर रहे हैं। फॉरेस्ट तो इस तरह से कट रहे हैं कि मतलब अब इम्पैक्ट टेम्परेचर देख ही रहे हो आप। टेम्परेचर ऐसा है कि हर साल मेरे को लगता है 1-2 डिग्री तो बढ़ ही रहा है, राइट। और अचानक अकस्मात आपको बारिश हो जाएगी, अकस्मात ठंड हो जाएगी, कभी गर्मी आ जाएगी, गर्मी में सर्दी हो जाएगी, सर्दी में गर्मी हो जाएगी। मतलब ये अनहोना जब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जब हमने अति कर दिया है तो एनवायरनमेंट हैज टू गिव इट बैक। सो इट इज गिविंग इट बैक इन द सेम कॉइन इन विच वी हैव। सो या तो हम संभल लें, अगर इतने कंट्रीज हैं, इतने डिविजन्स हैं, इतने मल्टीलैटरल बायलैटरल आपकी ट्रीटीज होती हैं एनवायरनमेंट वगैरह पे, कार्बन क्रेडिट्स की बात होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सब मेरे को लगता है कि आई वॉश है। इट्स ए टग ऑफ वॉर बिटवीन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। वो डेवलप्ड वर्ल्ड में दे वांट टू पे फॉर पोल्यूटिंग एंड डेवलपिंग वर्ल्ड ऑल्सो वांट्स टू गो देयर एस्पिरेशनल। सब अपना मटेरियल एंगल देख रहे हैं। सब बेसिक्स जो हैं आपका हवा, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, इनको छोड़ के बाकी सब लेने में हम लगे हुए हैं। चाहे
सो देयरफॉर जब आप बेसिक्स से उठ के एनवायरनमेंट को करेंगे, और इवन फार्मिंग में भी जब आप फार्मिंग करते हो तो काफ़ी सारा ट्रीज फेल होता है, तो उसमें भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। इतने लोगों को अगर खाना सप्लाई होना है तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ नेचुरल टेरेन। तो मुझे लगता है कि कई जगह भी है, जैसे कंट्री लाइक इंडिया अगर आप ट्रैवल करेंगे तो बहुत खूबसूरत देश है हमारा, हर तरह का टेरेन है, डेजर्ट भी है, प्लेट्यूज भी है, हिल स्टेशंस भी हैं। आप दुनिया में कुछ भी सोच पाएंगे वो उस तरह का क्लाइमेट, उस तरह का टेरेन, उस तरह का एनवायरनमेंट हमारे को मिलेगा एट डिफरेंट प्लेसेस। बट धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि एक तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, बिकॉज लोग सोचते हैं कि भाई हमको गैजेट्स नहीं है, हम डेवलप्ड नहीं है। उनको आई मीन कई जगह पे तो ऐसा है कि लोग भूल गए हैं कि वो कम से कम पानी साफ पी रहे हैं, खाना साफ खा रहे हैं, राइट। तो ये तो बेसिक है। यहाँ आएंगे तो किसी झुग्गी झोपड़ी में एंड करेंगे, वहाँ पे ना पानी है, ना खाना है, ना हवा है, और एनिमल्स की तरह रहना है। फॉर व्हाट? फॉर सम मनी। दैट मनी से क्या करेंगे आप मोबाइल फ़ोन लेंगे, या तो मूवी देखेंगे, या तो कंज्यूमर बनेंगे आप। कंज्यूमरिज्म के लिए आप लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मुझे ये लगता है। हम सब ने यही किया है, हमारे फोर फादर्स ने भी ये किया है। तो अल्टीमेटली वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग, आई थिंक वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। एंड द सैड फीलिंग इज दैट मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, कोई मुझे ही बोलेगा कि भाई आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन रखा है, लैपटॉप में बैठे हो या बात कर रहे हो, बट समवेयर गलत हो रहा है मुझे लगता है। तो हमें कहीं ना कहीं हमें कोर्स करेक्शन चाहिए। बट वो अट्रैक्शन इतना होता है कंज्यूमरिज्म का एंड ईगो का, शो ऑफ का, कि लोग बेसिक्स से दूर अपने आप हो जाते हैं। अभी सर आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज करे हैं, तो एक एक करके उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आपने बात बताई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की फैक्ट्रीज के अंदर। सो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई भी फैक्ट्री सेटअप होती है, तो क्या गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो बिजनेस ओनर्स को फॉलो करने होते हैं, एंड आर दे फॉलोड वेरी ट्रांसपेरेंटली, या फिर इसके अंदर ब्राइट सिस्टम और करप्शन है? देखो, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको ऑनेस्टली आंसर करना पड़ेगा हमको। कई कंपनीज हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, दे टेक नॉट ओनली एनवायरमेंटल लॉ बट एवरी लॉ वेरी सीरियसली। दे आर कंप्लायंट। डे 1 में भी कंप्लायंट होते हैं, डे एन में भी कंप्लायंट होते हैं। ऐसा नहीं कि वो पोल्यूट नहीं कर रहे हैं या कुछ है, बट उनका पूरा पैरामीटर्स ठीक है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, चिमनीज हैं, मतलब हर चीज़ का बिकॉज परमिशन मिला है, असेसमेंट हुई है, दे आर फाइलिंग द रिटर्न्स, राइट। तो वो कंप्लायंट कंपनीज हैं। कहीं साबुन बन रहा है, कहीं पे मोटरसाइकिल बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, तो ये तो फैक्ट्रीज हैं ही, और वो सब हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। लेकिन कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें छोटी बड़ी ऐसा नहीं है, माइंडसेट का इशू है, बिकॉज एवरी कंप्लायंस कम्स विद कॉस्ट। वो पेपर पे कंप्लायंट है इन द सेंस कि असेसमेंट हो गया है, डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड है, बट ऑन ग्राउंड जो सिस्टम्स हैं, या तो वो काम कर नहीं रहे हैं, या तो उनको काम उनको बंद किया जा रहा है, इस तरह से होता है। एंड क्लियर सी बात है, इफ देयर इज ए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द ऑफिसर्स आर देयर, उनके अंडर देयर नोस इफ इट इज हैपनिंग, तो क्या हम सोचें उसको। बिकॉज मैं ऐसा एलिगेशन तो नहीं कर सकता, मैंने देखा नहीं किसी को ऐसा होते हुए, बट लेकिन इट इज ऑब्वियस, अगर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, या तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आर इनकैपेबल और दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड। दोनों में से एक बात है, दोनों तरीके से, मतलब इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और खासकर इफ इट डील्स विद आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि जिन ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, जो फैक्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, जो इकोसिस्टम इन्वॉल्व हैं, उनके बच्चे भी यहीं पे हैं, उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, वो भी नेक्स्ट जनरेशन बनेंगे। तो जो आप छोड़ रहे हो हवा, पानी वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, आप कुछ पैसा बचा लोगे, लेकिन अल्टीमेटली वो पहले आपको ही खाएगा, बिकॉज आप तो फैक्ट्री में रोज जाते हो। उसके रिपरकशंस फ्यूचर जनरेशन को फेस, ऑब्वियसली इस जनरेशन को भी होगी और फ्यूचर को ज़्यादा होगी, बिकॉज हमारे पूर्वजों ने हमको एक लेवल पे एनवायरनमेंट हैंड ओवर किया है। इट्स अ ट्रस्ट है जनरेशन टू जनरेशन, हम क्या दे रहे हैं और हमको क्या मिला है। अगर हम ये सोचें तो बस अगर सोचने वाली बात है।
और सर आपने दूसरी बात करी फूड वेस्टेज के ऊपर कि जैसे लैंडफिल्स के अंदर बहुत सारा फूड वेस्ट होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी आई थिंक कि एडवांस टेक्नोलॉजीज का अप्रोप्रिएट यूज नहीं हो रहा है एंड उधर भी फुल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की नहीं हो रही है बिकॉज आई वाज रीडिंग अकॉर्डिंग टू सम स्टैटिस्टिक्स 60% of the agriculture area is used for cattle ranching and which contributes to 24% of the global meat consumption. So वो एरिया के अंदर आप एग्रीकल्चर के अंदर फ्रेश वाटर का भी बहुत ज़्यादा वेस्टफुल यूजेज हो रहा है तो उससे वाटर रिसोर्सेज भी कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं एंड साथ ही साथ फूड रिसोर्सेज भी कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो उसके अंदर क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जो अभी हमारी करंट गवर्नमेंट है? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फूड वेस्ट पे क्या पॉलिसी है आई डोंट नो. आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉलिसी. आई मीन दैट्स माय बिलीफ. अगर है तो आई विल स्टैंड करेक्टेड. बट जिस तरह से फूड वेस्ट होता है, चाहे वो होटल्स में हो चाहे घरों में हो, राइट, कुछ म्युनिसिपल लॉज हैं जो कि जो आपको रेगुलेट करते हैं कि सॉलिड वेस्ट और वेट वेस्ट सेपरेट, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ये लॉज तो हैं. ये इम्प्लीमेंट भी होता है कई कई जगहों पे जहाँ पे मतलब RWS ठीक हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है. लेकिन बाय एंड लार्ज जब आपका इतना मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिडेंट्स है और वो वेस्ट जो है मिक्स हो रहा है, तो वो फूड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट जो बाकी वेस्ट है वो तो मिक्स होके लैंडफिल्स में जा ही रहा है. तो लॉ है भी तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. म्युनिसिपल लॉ है भी तो एक तो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए, राइट. और जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब एक बार ही डंडा लगेगा तो आप अगले दिन आप अपने आप ही सेग्रीगेट करोगे. जब आपको फाइन देना पड़ेगा या तो आपको एक कुछ भी एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट विल मेक अस बेटर. बट जहाँ पे मतलब आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, लोगों का भी इंटेंशन नहीं है, तो मेरे को लगता है ये इशू है. Food waste, I mean, as I told you, even the hotel industry, the other industries where the food waste comes out of hospitals, there's so many जहाँ पे भी food consumption होता है, residents, FMCG, I mean, जहाँ पे भी आप किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे वहाँ कैंटीन होएगा, किसी भी ऑफिस में जाएंगे वहाँ भी फूड वेस्ट. फूड तो एसेंशियल है ना, हम तो 3 टाइम तो खाते ही हैं, तो जितना खाते हैं बाकी बचता है उसका क्या होता है, वो डस्टबिन में जाता है. तो वही सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं. म्युनिसिपल लॉज हैं बट आई डोंट थिंक कि उनका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से हो रहा है. एंड अगेन आई थिंक मैंने बताया प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम इज ऑफ एक्सेसिव पॉपुलेशन एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन. कि एक जगह पे मतलब अगर आप सारे लोग आके एक जगह पे बस जाएं तो किस तरीके से होगा. मतलब रिसोर्सेज आपको अलाउ करेंगे नहीं. इवन अगर करना भी चाहे म्युनिसिपल अथॉरिटी तो कितने उठाएंगे वो, मतलब अनएंडिंग है. तो आई थिंक समवेयर देयर इज सम प्रॉब्लम इन द वे वी हैव evolved and we have developed our nation. We have not thought about fundamental things. We have not thought about equal development and of different areas. हमने बस कुछ cities को, कुछ जगहों को बहुत डेवलप किया इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, सर्विस सेक्टर हो या प्रोडक्शन सेक्टर हो. बट कई जगह को हमने बहुत इग्नोर कर दिया है. वेस्ट कंट्री भी है लेकिन देर आर कंट्रीज वेयर यू हैव चेकर्ड सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट. प्लानिंग तो थी लेकिन ये आई डोंट थिंक ये प्लानिंग में इस चीज़ को कंसिडर किया गया है कि यू कांट मेक कॉन्सेंट्रेशन एट वन प्लेस. कि भाई एक बैंगलोर है तो सब कुछ वहीं होएगा, एक चेन्नई है तो वहाँ सब होगा, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली. आप सिटीज़ के नाम लेंगे, टियर 2 सिटीज़ अब आ रहे हैं लेकिन वहाँ पे भी मतलब उस तरह का डेवलपमेंट नहीं. कितने मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितने BPOs हैं, कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो मुश्किल है. एंड एग्रीकल्चर का तो आप जानते ही, नोबडी वांट्स टू गेट इनटू एग्रीकल्चर एनी मोर बिकॉज वो एज एन इंडस्ट्री, एज ए वोकेशन, मेरे को लगता नहीं कि वो कुछ लोग पैशन की वजह से कर लेते हैं. स्टिल हमारी कंट्री में मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है एज अ सोर्स ऑफ इनकम. हाँ, एज अ सोर्स ऑफ इनकम तो है. बट आई थिंक एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न देयर इज some issue. I mean, if that is so successful, why would farmers, marginal and small farmers, leave their farmlands and their villages
एंड दे मूव टूवर्ड्स सिटीज टू डू वर्क एज लेबरर्स। वो कहते हैं हम माली बन जाएंगे, हम लेबरर बन जाएंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो इसमें देखो कुछ तो क्लाइमेट का भी रीज़न है कि भाई बारिश नहीं हुई तो करेंगे क्या, उनको आता ही एग्रीकल्चर है, कुछ तो है नहीं, खाएंगे क्या फिर। तो देयर इज ए ओवरऑल सिस्टमेटिक प्रॉब्लम। ये जो चीज़ है, क्योंकि जब हमारी कंट्री में 95% एग्रेरियन इकोनॉमी था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तब तो ठीक था, सर्वाइव कर रहे थे। देयर वाज ओनली इश्यू ऑफ हेल्थ केयर, कि देयर वाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, वो इज बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर इश्यूज था। बट फूड इशू, फूड शॉर्टेज तो कभी होता नहीं था, बिकॉज एवरी फैमिली वॉज एंगेज इन दैट। अगर आप एक फैमिली है तो एक बच्चे निकल गए हैं, शहर चले गए हैं, और बूढ़ा आदमी मतलब अगर 40 साल का जब था तब उसने पढ़ाया बच्चों को, 50 साल का हुआ तो बच्चे निकल गए, तो उसका तो स्ट्रेंथ कम हो रहा है ना। वो फार्म पे काम कैसे करेगा, उसको टिलिंग कैसे करेगा, जितने भी मतलब आपको रोटेशन पे प्लांटिंग करनी पड़ती है, वो सब कैसे करेगा मेहनत वो बंदा। पहले तो ये था कि पूरा फैमिली एज ए यूनिट करता था, तो वो फार्म भी वो निकल के आता था। उसके बाद अब ये जो आपकी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये आपको एकदम बम्पर क्रॉप तो देंगी फर्स्ट में, बट बाद में उसको सॉइल को तो खत्म कर देंगी, डिग्रेड हो गया उसमें तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो अल्टीमेटली अब सॉइल भी खत्म हो रहा है। तो ये एक एंडेमिक प्रॉब्लम है। हम मतलब शुरू में हम रीप करना चाहते हैं, वी डोंट हैव ए लॉन्ग टर्म प्लान, बिकॉज अगर नेचुरल मैन्योर्स यूज हो और नेचर के साथ हम काम करें, तो मुझे लगता है कि इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है तो कभी दिक्कत नहीं हुई। अभी क्यों हो रही है? बिकॉज वी स्टार्टेड बिकमिंग अननेचुरल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, आई फील सो। सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि सॉइल जो डिग्रेड होती है वो वेरियस एलिमेंट्स की वजह से होती है, जैसे कि लैंडफिल्स के अंदर जो हमारे प्लास्टिक वेस्ट है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, दैट लीचेज इनटू द सॉइल। फिर हमारी फास्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो है बहुत सारा हमारे क्लोथ्स जो है वो एंड अप होते हैं लैंडफिल्स के अंदर। उनमें माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं सिंथेटिक क्लोथ्स के अंदर, जैसे कि एक्रिलिक हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, वो भी सॉइल की डिग्रेडेशन में इम्पैक्ट करते हैं। अब सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है दैट एब्जॉर्ब्स द CO2 एंड इट शुड बी अराउंड 5 to 6%, बट वो ऑर्गेनिक मैटर की क्वालिटी अब डिग्रेड हो रही है, जिस वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में भी हमें कमी महसूस हो रही है। एंड सदगुरु हैं, वो जो है सेफ सॉइल मूवमेंट चला रहे, इन विच ही प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड he says that we should stop using fertilizers and chemicals because 20 or 30 years down the line the crop productivity will decrease by 50% and there would be a global shortage. So इस चीज के अंदर भी वर्क हो रहा है एंड सॉइल डिग्रेडेशन एक बहुत ही eminent topic है. It's very imperative to act upon it. I totally agree with you. When like मैंने तो आपको कहा था कि सॉइल डिग्रेडेशन भी एक रीज़न है फॉर डिप इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड वाई पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स लेबर जॉब्स इन अर्बन सेंटर्स एक्सेट्रा, लीविंग देयर फार्म लैंड्स एक्सेट्रा. तो करना तो अगर नहीं अभी करोगे तो आपने खुद ही बोला है कि 30 साल के अंदर या 30 नहीं तो 20 नहीं 40, I mean we are staring at that situation of food scarcity and all round environmental havoc where there'll be floods, there'll be flash floods, there'll be cloud bursts, there'll be so many things. I mean like अभी तो देखना है कि आगे आगे क्या होता है. अगर इसको करेक्ट नहीं करेंगे तो मतलब we should be ready for that. It's very sad that humans are becoming the cause of their own demise. And हमेशा होता ही ऐसा है. I mean there is that saying in Sanskrit ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि. So हम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है. तो there has to be some soul searching मेरे ख्याल से हो रहा है. डिफरेंट लेवल सोल सर्चिंग तो हो रहा है, दिख रहा है ना लोगों को, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड में कैसे होगा, कैसे बैलेंस करेंगे डेवलपमेंट को और एनवायरनमेंट को, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. और मोर एंड मोर डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, मोर एंड मोर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो इंटरनेशनल लेवल पे सर इंडिया किन किन ट्रीटीज का पार्ट बना, जैसे 1972 में जो आपका स्टॉकहोम वाला ट्रीटी था, दैट वाज आई थिंक उससे पहले एनवायरनमेंट को लेके
कोई ऐसी कोई लेजिस्लेशन तो मुझे लगता नहीं थी इंडिया में। फॉरेस्ट एक्ट तो दैट वाज टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस और ट्राइबल्स को वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए था, बट बाय वे ऑफ क्लाइमेट, बाय वे ऑफ एयर, बाय वे ऑफ वाटर, बाय वे ऑफ ओवरऑल एनवायरनमेंट मुझे लगता नहीं कोई लेजिस्लेशन थी उसके पहले। उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए इनेबलिंग प्रोविजंस आए इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एंड एक जो फंडामेंटल ड्यूटी में भी अमेंडमेंट किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट स्टेट, हाँ, उसमें जो आर्टिकल 48A एंड 51A ये दोनों इंट्रोड्यूस हुए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इनके आने के बाद देन आपका पहले मेरे ख्याल से एयर एक्ट आया, फिर वाटर एक्ट आया, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो इस तरीके से फिर देन एयर सेस एक्ट आया। तो एंड देन आई रिमेंबर दैट स्टेटमेंट बाय मिसेस इंदिरा गांधी व्हेन शी वाज, आई मीन इंडिया वाज पार्ट ऑफ दैट ट्रीटी, नो डाउट, but when she was asked a question by some reporter or somebody on her views on environment and why should we look at environment in a different manner, she said poverty is a bigger pollution than anything. So we had that comparison between poverty, acute poverty and environmental degradation. तो अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को poor है, मतलब पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है, तो फोकस है, मतलब नोबडी इज रॉन्ग, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना चाहिए कि पोर भी एनवायरनमेंट के साथ जी रहा है, पूरी दुनिया एनवायरनमेंट के साथ जी रही है। एनवायरनमेंट है तो पोर को आप ठीक कर सकते हो बाय अदर मेथड्स, बाय इंक्लूजन, बाय स्टेट पॉलिसी, बाय वे ऑफ स्किलिंग, सस्टेनेबल बिजनेसेस, और making agrarian system more robust, or by making that more organic. You can think of integrating them with environment, but to alleviate poverty at the cost of environment means penny wise and pound foolish, I think. I'm not saying that we should not work for removing poverty, but not at the cost of environment. उसके अराउंड ही हमें वीव करना चाहिए। आई मीन द बेस्ट एग्जाम्पल इज भूटान। भूटान इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ द भूटानीज हैव मेड इट a point not to industrialize themselves, to do what is essential in terms of that, and concentrating on plantation of trees, protecting forests, nature को protect करने में, and searching happiness not through material means. So अगर भूटान कर सकता है, हमारा देश भी इतने सालों से कर सकता था। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी तभी प्रॉस्परस था हमारा कंट्री। we were doing some 27% of world exports in the 19th century. तो वहाँ से कहाँ आ गए हम? मतलब exports of what? Exports of natural products. Spice root था हमारे पास, spice root से आपके spices जा रहे हैं, precious stones जा रहे हैं, silk जा रहा है, मसलिन जा रहा है, वो जो cotton cloth जो बहुत soft होता है, उस तरह की चीज़ें जा रही है, naturally produce हो रही है। अब जब वो मैनचेस्टर में फैक्ट्री लगी और जब वो कॉटन वहाँ से वीव होने लगा फैक्ट्रीज में, दैट इज द स्टार्ट ऑफ एंड। इवन इफ यू लुक एट द क्लासिकल इंग्लिश नॉवेल्स और राइटिंग्स और व्हाटएवर, उसमें द कंट्री साइड नेचर अगर देखेंगे और आज देखेंगे तो मतलब cities like all these have come which have definitely produced more capitalist entrepreneurs, पैसा आया, लोग के पास बाइंग कैपेसिटी आई, बट आपका साथ साथ में एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो गया। फिर इतना हो गया कि मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इन द वेस्ट एंड इन द यूएस इज आई थिंक अबाउट 20 times ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज पर कैपिटा। तो मतलब इतना अगर करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे नहीं आएगी, थर्मल पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, कोल फिर आप बर्न करोगे, कोल बर्न करोगे तो फिर वो एक विशियस साइकिल है। आप विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं हम, जहाँ पे कंफर्ट के लिए हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। जो कि अब अगर आप देखेंगे एक बैनियन ट्री है, आपने अगर देखा होगा तो मैंने बहुत बड़े बड़े बैनियन ट्रीज देखे हैं जब हम ट्रैवल वगैरह करे थे, और भारतीय के सिलसिले में भी हम ट्रैवल किए थे। इवन इन राजस्थान
एंड दैट वाज सच ए ह्यूज बेनियन ट्री. वो कम से कम मतलब मेरे ख्याल से 300 मीटर के रेंज में था वो. अगर 300 मीटर के रेंज में बेनियन ट्री वाज देयर, ए क्लस्टर ऑफ सच ट्रीज. एंड अगर आप जाएंगे, हम वी वेंट देयर इन अक्यूट समर. कुचामन करके एक जगह है, एंड इतनी गर्मी में हम जा रहे हैं तो एकदम गाड़ी रोकी. वो बोला इतना बड़ा ट्री. नीचे हम उतरे तो जब उस पेड़ के नीचे गए तो कम से कम 4 या 5 डिग्री का फर्क था. हवा चल रही थी वहाँ पे, गाय वगैरह थे, डॉग्स थे, खाट लगा के लोग बैठे हुए थे. एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा था उस पेड़ के नीचे. अब उस पेड़ को काट दीजिए, क्या होगा? वही हो रहा है. तो उस जमाने में भी गर्मी होती होगी, बट लेकिन देवर नेचुरल वेज ऑफ बीटिंग द हीट, नॉट लाइक दिस. सर, आपका करंट गवर्नमेंट को लेके क्या ओपिनियन है, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है उनकी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को लेके? क्योंकि उनको अवार्ड भी मिल चुका है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का, अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस प्रेसिडेंट, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, which is the highest award in the field of environment. First of all, I would like to congratulate, I was not aware of these awards, but I would like to congratulate कि एक ये recognition है. एक attempt तो किया होगा जो भी हमारी पॉलिसीज से, चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे नमामि गंगे हो, मतलब towards different facets of environment. इंटेंशन में भी मुझे कोई इशू लगता नहीं. कौन नहीं चाहेगा कि अपना देश साफ सुथरा हो, हवा साफ हो, पानी साफ हो, क्लाइमेट साफ हो, ग्लेशियर्स ठीक रहे, नदियाँ बहे, राइट, सब खुशहाल हों, सब चाहते हैं. बट माई इशू इज ओनली विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन. पॉलिसी इज देयर, लॉ इज देयर, इंटेंशन इज देयर एट द पॉलिसी लेवल, बट एट द ग्राउंड लेवल आई डोंट थिंक देयर इज एन इम्प्लीमेंटेशन. There's different clusters you can. अगर इम्प्लीमेंटेशन होता तो दिख जाता ना, नदी साफ होती. अगर नदी साफ नहीं है, हवा साफ नहीं है, तो प्रूफ है ना हमारे को. आप जितने मर्जी लॉ बनाओ, जितने मर्जी पॉलिसी बनाओ, जितने मर्जी अवार्ड लो, जितने मर्जी कॉइन कर लो आप स्लोगन्स. स्वच्छ भारत चला थोड़े दिन तक, अब आप जाइए सड़कों पे, आपको दिख जाएगा स्वच्छ भारत कितना है. आपको सब तरह का कचरा मिलेगा दिल्ली जैसे शहर में. अब बाकी तो जो मुफस्सिल है उसको तो भूल जाइए. दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे मतलब कैपिटल सिटी है, आप भी आए होंगे, अभी आपने देखा होगा कूड़ा करकट मिला नहीं मिला आपको रास्ते में, कैटल मिले नहीं मिले. तो मतलब हमारी म्यूनसिपैलिटी या तो नहीं करना चाहती है तो नहीं कैपेबल है कि इतना ज़्यादा मतलब हमने लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द नेम ऑफ एवोकेशन एट्सेट्रा, और वहाँ पे कुछ है नहीं. मैंने जैसे कहा कि हमने जैसे डिस्कस किया, लैंड जो है वो ख़त्म हो चुकी है फर्टिलाइजर यूज़ कर करके 30-40 साल में. अब उल्टा ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, तो ब्राउन रेवोल्यूशन हो रहा है. जहाँ देखो वहाँ पे आपको कॉन्क्रीटाइजेशन है. आप जहाँ देखेंगे वो लैंड जो है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है करोड़ों में बिक रही है. वहाँ पे फिर या तो फैक्ट्री लग रही है, या तो घर बन रहे हैं लोगों के लिए, या तो सम टाइप ऑफ कॉन्क्रीट जंगल्स हम क्रिएट कर रहे हैं. वो डेवलपमेंट है. तो एनवायरनमेंट कहाँ है फिर? जंगल भी ख़त्म हो रहे हैं, आपकी फार्म लैंड भी ख़त्म हो रही हैं, आपकी नदियाँ भी ख़त्म हो रही हैं. तो वो जो दिख रहा है उसको कैसे झुठलाते हैं हम? ये सब ठीक है, मतलब दीज आर ऑल ऑन पेपर एंड वी अप्रिशिएट इट. एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम कमिटीज़ भी बनती हैं, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री भी है, कई मिनिस्टर्स हैं जो बेचारे मतलब बहुत आशा के साथ आते हैं, बट देन उनका टग ऑफ वॉर चलता रहता है इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ. एक को एम्प्लॉयमेंट देनी है, कोई इंडस्ट्री लगाने, उसी गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है उसको एनवायरनमेंट बचाना है. दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो फिर वो हो गई, आई मीन whoever who will win then, who will have muscle power, money power will win. अब एनवायरनमेंट बचाने वाले को कौन पूछता है? एनवायरनमेंटलिस्ट तो मतलब तो सबके दुश्मन है. सब भूल रहे हैं कि वो कम से कम स्लो होगा थोड़ा बहुत आपका डिग्रेडेशन. बट बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, जैसे मैंने कहा. इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, बट देन द प्रूफ इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस टू सी. हमारी हेल्थ पे, हमारी ब्रीदिंग पे, हमारी पानी पे, हमारी हवा पे. आप पी सकते हैं किसी टैप में पानी, किसी नदी में जाके आप पानी पी सकते हैं. अब वो क्लियर इनफ है. आपके नेचर ने थोड़ी बोला था कि मेरे को मतलब आप फिल्टर डालो या कुछ करो और कुछ और करो. वो तो मतलब इट वाज लाइक जस्ट लाइक प्लकिंग ए फ्रूट में ट्री एंड ईटिंग. इट वाज एज सिंपल एज दैट.
अब वो हवा में आप फिल्टर लगा रहे हो, आप मास्क लगा रहे हो, आप कुछ और लगा रहे हो। आई मीन आई एम ऑन ए वेरी प्रैक्टिकल नोट। सर ग्लोबली इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस देखने के लिए इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स से देखते हैं, मेजर करते हैं, and इसके अंदर 180 कंट्रीज की लिस्ट है एंड परफॉर्मेंस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ 40 प्लस पैरामीटर्स। तो उसके अंदर इंडियाज पोजीशन इज वेरी बैड। हम 180 रैंक के अंदर हम बॉटम के अंदर आते हैं। तो जो मैंने बोला है वो इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप सपोर्ट कर रहे हो। मतलब हमको जिस दिन अच्छा होगा तो हम खुद एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री विल रियलाइज दैट, रिकॉग्नाइज दैट द एरियाज व्हिच आर वेरी गुड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह हो गया है, बट देन एटलीस्ट द अर्बन जो घेटोस हैं, अर्बन जो सिटीज़ हैं वो तो ख़त्म हो चुके हैं, रहने लायक नहीं है। चाहे व्हीकलर पोल्यूशन हो, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे कोई यूज़ करना नहीं चाहता है, नहीं वो सपोर्ट भी नहीं करेगा ना। अगर 5 करोड़ लोग अगर दिल्ली में फ्लोटिंग पॉपुलेशन है एनसीआर, तो कैसे यूज़ करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट? ना है ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिर कार निकालनी पड़ेगी, कार निकालोगे तो फिर वो सड़क खराब होगी, सड़क खराब होगी तो फिर पोल्यूशन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, फिर वही आप ब्रीथ करोगे, फिर आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, वो सर्किल चलता रहेगा वो आपका। सर तो आपके अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली रूरल एरियाज की पोजीशन बेटर है और जो थोड़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल थिंग। आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी हो सकती है, पढ़ाई करने के पैसे नहीं हो सकते हैं, तंगी हो सकती है, तंगी बहुत होगी, लेकिन ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, आस्थमा नहीं होएगा उधर, राइट। बाकी देखो, दैट इज ऑल्सो नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट इज अ गुड थिंग, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट राइट नाउ। We are not talking about other issues plaguing the rural economy, right? Economics is there, but then life is above economics, na? Life is more precious. Life has been there for even when economics was not there. And if there was a village and nobody knew the world is there, लोगों को पता ही नहीं था कि आगे है कि नहीं है। अपने थोड़े उसके बाद उसी में कुम्हार भी है, उसी में फार्मर भी है, उसमें बार्बर भी है, उसी में कपड़े बनाने वाला भी है, उसमें मैसन भी है, उसमें घर बन रहे हैं, उसमें सब कुछ बन रहे हैं, उसी गांव में सब कोई है, सबने बांट लिया अपना अपना काम। तो नदी भी बह रही है, नदी में कोई दिक्कत नहीं है, नहा भी रहे हैं लोग, जानवर भी धो रहे हैं, जानवर भी पानी पी रहे हैं, पानी भी वहीं से आ रहा है, हवा भी ले रहे हैं। तो इट वाज ऑल आई मीन ओके। आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट कि हमको उसके बियॉन्ड सोचना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि टू आई मीन इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। Your economics and environment are two different things according to me. If you want to do your GDP, if you want to become a $5 trillion economy, you have to degrade your environment. There's no other way out. Because economy we are talking in terms of consumption. We are talking in terms of production. What are we producing? What are we consuming? Is it roti kapda makan? No. Roti kapda makan are essential for a human being. मैं तो 5 चीज बोलूँगा, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ये 5 चीज हो तो बाकी सब चीजें जो है फालतू है। और हमारी जो इकोनॉमी बिल्ट होती है वो फालतू चीजों पे होती है, सर्विस सेक्टर पे, इस पे, उस पे। आप जितना मर्जी रिसर्च कर लीजिए, जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, इन 5 के बाहर है वो सब। रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये 5 चीज अगर गवर्नमेंट की फोकस हो और बाकी कोई डेवलपमेंट ना भी हो, मेरे ख्याल से फिर भी एज ए लाइफ सस्टेन होगा। बट देन अगेन वो पॉवर्टी लाइफ अच्छी होगी, नेचुरल क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेरे पास आईफोन नहीं भी होगा तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन अब आईफोन चाहिए तो चाहिए। अब कम्युनिकेशन है तो उसमें पैसा आएगा, बिजनेस करूंगा, एक घंटे में 5 ट्रांजैक्शन कर लूंगा, बहुत कुछ होता है ना। मतलब तो वी आर ऑल थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, वी आर नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ क्लीन एयर, क्लीन वाटर। मैं बहुत बेसिक लेवल से मैं बात कर रहा हूँ। आई मीन ऑल पॉलिसीज आर गुड, एवरीथिंग इज गुड, आई मीन नोबडी इज रॉन्ग, बट व्हाट डू यू वांट? यू वांट द सस्टेनेंस ऑफ दिस नेचुरल एनवायरनमेंट और नॉट? सस्टेनेंस करना है तो फिर आपको लिमिट करना पड़ेगा आपके डेवलपमेंट को इन 5 चीजों में, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ केयर, एजुकेशन। ये प्रोवाइड कर दे किसी भी गवर्नमेंट ने। अगर बाकी चीजें जो ऑटोमोबाइल्स नहीं है तो नहीं है, क्या करें? वो हर चीज जो है ना, वो सब चीज पैसे कमाने के लिए है वो, और या तो वो इकोनॉमी को, जीडीपी को बढ़ाने के लिए है, इनकम को बढ़ाने के लिए है। हम सब भी इसी दौड़ में है, ऐसा नहीं कि हम नहीं है, हम भी थे। अब क्या करते हैं, मतलब जैसे दुनिया चल रही थी चल रहे थे। अब जब रुक के सोचते हैं कि क्या हो रहा है, तो लगता है यार ये ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है मालूम नहीं।
तो योर हैप्पीनेस इज यू इन योर माइंड ना, व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस. हाँ सर, हमें जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उस पर जैसे टॉप कंट्रीज जो हैं डेनमार्क, स्वीडन, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हमें उनकी पॉलिसीज से क्या लर्निंग लेनी चाहिए? Implementation, because if there's a law, there has to be a very strict implementation. नहीं होएगा तो सब ट्राई करेंगे, ह्यूमन नेचर है टू नॉट गेट रेगुलेटेड. रूल्स ब्रेक करने का एक नेचर होता है. They are aiming for net zero emissions. They are focusing on renewable energy. Because they know the value of life, good quality. They know the value of air, water. They know the value of environment, forests. They know the value of these things. And definitely healthcare and education I'm adding. Because वो चाहे रूरल हो अर्बन हो, ये चाहिए. आप पढ़े लिखे थोड़े बहुत होने चाहिए और आपको आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो. बाकी ये है कि अब अगर हम चाहें कि परमानेंटली यहाँ रह जाए, मतलब 150 साल जीना है, अब रिसर्च तो उसमें चल रही है कि भाई 150 ईयर्स कैसे जिया जाए, हाउ टू स्टॉप एजिंग, ये लेटेस्ट है. हाउ यू कैन वर्क एट द मॉलिक्यूल इन द एटम लेवल कि डिग्रेडेशन स्लो हो, एजिंग स्लो या फिर रिवर्स हो जाए. अब आप वहाँ सोच रहे हो तो फिर मतलब आपका कुछ नहीं हो सकता. फिर देन यू आर वर्किंग अगेंस्ट नेचर ना. जितना वर्किंग अगेंस्ट नेचर करोगे उतना नेचर आपको रिवर्स लगेगा, वो मतलब रिबाउंड्स होगा फिर वो. सर आई बिलीव कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक्टिविज्म और इंडिविजुअल लेवल एफर्ट्स की ज़रूरत है. हम अपनी डेली लाइफ में क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट लिमिटेड हो? एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है अपनी तरफ से? मतलब आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. मेरे घर पे माय वाइफ इज ए स्ट्रिक्ट नो प्लास्टिक पर्सन. तो जब भी प्लास्टिक में कुछ भी जाता है, चाहे सब्जी जाए, कोई और भी आइटम जाए, तो देन शी मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. शी एंड ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो गया है कि इवन चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ अस वी अवॉइड टेकिंग प्लास्टिक बिकॉज यू नो हाउ टॉक्सिक द प्लास्टिक इज. पूरा ओशन में तो जितना टन्स जा रहा है, पूरा ओशन का जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी इफेक्ट हो रहा है. एंड यू नो इट टेक्स 400 years at least for it to get degraded, right? So such kind of steps. And for example then even when you go to the market, so they carry their अपना normal bag या डब्बे वगैरह ले जाते हैं to avoid as much as possible. अगर छोटे छोटे लेवल पे हम सब कर दें एंड लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा होता है. इफ दिस सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड ये सबको अगर बैन हो जाए तो नहीं मिले, बस जब नहीं मिलेगा तो कुछ लॉ इम्प्लीमेंट भी हुआ है लेकिन फिर भी ये यूज हो रहा है. नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट ना. इम्प्लीमेंट होता तो फिर भी कैसे यूज होगा. इनिशियली होता है, उसके बाद फिर गिव अप कर देते हैं हम. जब लगता है कि ये हो ही नहीं सकता है हमारे से, तो देन वी गिव अप. एंड पब्लिक प्लेस में लिटर करना, कूड़ा फेंकना, तो आदत बन गई है ना ऐसी. तो कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली आप जो है अपनी तरफ से जो आप कार्बन एमिशंस करते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए. लुक सस्टेनेबल मॉडल्स अगर इफ वी स्टार्ट डूइंग व्हाइल यूजिंग वाटर, व्हाइल रीयूजिंग द वाटर व्हिच यू हैव ऑलरेडी यूज्ड in your house for different purposes, for plants, wherever it can be done in small levels, and also not I mean trying to use in washing and everything, even your other activities. तो करने को तो कर सकते हैं, but that will be a small attempt, but it has to start somewhere ना. So if all the entire population follows the same pattern, तो फिर अपने आप ही फिर सब ठीक होने शुरू हो जाता है. Yes sir, exactly. I was reading a blog in which it was said that developed countries focus on environment by environmental activism and individual efforts, apart from government policies. So many businesses are also focusing on environmental protection through CSR and philanthropy by high net worth individuals. So in CSR we can see various Indian companies like ONGC who has made Moksha green crematorium systems which uses 60% less woods and which prevents air and water pollution. We can see TCS
it is promoting agricultural practices that are sustainable. We can see HCL also in. I read an article where the top 10 companies, what they were doing in terms of environment, different different initiatives which they've taken. I'm not saying that they're not concerned, they're not doing, but that is not enough. Because at a corporate level, look, it's also a compulsion on many companies now after the amendments in the Companies Act, where the 2% of your net worth, net profit for profitable companies, you have to devote towards CSR activities. Okay. There is also Schedule 7 in the Act, which provides for what kind of work gets covered in the CSR. So that I think has also propelled them. When once there is a legal requirement, they've been forced to think how that can be done. So उसमें companies have become innovative, like ONGC, you said, green crematoriums. It's a nice concept. So, I mean, such things are now happening, and all the major companies, they are doing it, the bigger, larger companies. So even Apple also, it is using 97% fiber-based materials. correct. Recycled. I mean, if you look at some of the bag manufacturers, they are using recycled material or bottles. I mean, they are recycling and manufacturing high-end luxury bags out of them by declaring that it is a recycled one. And for people also buying it, it's like since they're buying a recycled thing. So I think the larger corporations and high net worth individuals have got a lot to do for this, and they can definitely make a difference because they have the resources and they have the intention, and there is also legal requirement. And I've seen many people do it even if it's not legal, because individuals are not covered under CSR. But there are some people, they want to contribute some part of their income, some part of their effort towards it, conscious people. I think most people are conscious. It's only the trigger which has to be there. So I think we need to converse with people. We need to, जिनका ऐसा mind है तो हम चुप रह जाते हैं. But instead of being silent, if we talk to them and then talk them out into doing something for this, होता भी है, because we have seen for Bhartiyam. So there have been many, much support has come from different individuals, different organizations at different points in time. लोगों का by and large people are good. It's only the trigger which has to happen. सर यूरोपियन यूनियन बहुत फोकस कर रहा है अभी सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ, which means recycle and reuse of product. Repair, recycle, reuse. So in this, from this there are many benefits. That, like, we have reduced dependence upon raw materials. It would create jobs and it would save consumer money. Correct. So businesses should focus on sustainable development, and in India we need more businesses who are focused on sustainable energy, renewable sources of energy, and making products that are eco-friendly. देखो, circular economy as a concept, you spoke about European Union, which by law requires for some items. For example, France, UK, by way of legislation, they have made it compulsory that the manufacturer has to provide all the repair know-how and facilities for products like washing machines and large scale white goods. Okay. Right? Mobile phones, washing machines, dishwashers, things like that. So Indian government also has come up with this white paper. In fact, Consumer Affairs Ministry is actually today circulating its concept to make right to repair a consumer's right. Because what happens is that manufacturers are selling it, but they're not bound to repair it, right, beyond the warranty period. Now, what happens if a particular item is not repairable? People would buy a new item. So it means that so much strain on the environment. But from the industry, because we are working with the industry also, from their perspective also there is a argument which says that if there is a mobile phone model which is manufactured say in 2001, now in 2020, how can they support it?
the technology has changed, it has moved on. So there has to be a balanced approach towards that, wherein there is a time limit for it, and there has to be an institute which trains because most of the repair happens in the unorganized sector. Okay. So if they're not trained, then it may lead to accidents, it may lead to blasts, it may lead to anything because these are electronic items. So इस तरह के भी है, and in India also circular economy is gaining a lot of momentum, and also India can play a good role in creating hubs or clusters for repair, because world over, if you look at Japan, it used to be a use and throw economy at one point in time. But now even Japan is thinking in terms of circular economy. So all these countries need things to be repaired, whether it's a big machine or a small machine or whatever. So India has got such a large engineering pool, right? All these engineering pool can be used for for that circular economy, not only in India, but also overseas. It'll enhance employment, it'll get imports, it'll get revenue. It'll make India a repair hub, because we worked for a paper on this with MATE, which is the IT Manufacturers Association, last couple of years. Okay. So we have some insights both from the perspective of the industry as also from the perspective of consumers and environment and production of propagating circular economy. So I have some thoughts around it, but definitely it is the next step. You can't keep creating the wheel. So if the wheel is created, you can keep using it with little modification or little remaking it or repairing it, etc. I would like to talk about Bhopal gas tragedy, sir, and such instances in India. There are various cases like Vellore Citizen Welfare, in which I think it was in Tamil Nadu. Vellore is in Tamil Nadu, yeah. Where tanneries were polluted. Yeah, the leather tanneries, Leather tanneries. So, such acts are very bad for the humanity. Like we can see in Bhopal gas tragedy also, very famous series was also made on it, Railwaymen. This incident took place on 3rd of December 1983. Yeah. So it took the life of 15,000 to 20,000 people. Union Carbide factory. Yes. Union Carbide. And the CEO of that Union Carbide was Mr. Anderson. Well, he left the country immediately, right? And the government, it is said that the government facilitated that, he leaves. That may be diplomatic pressure or whatever. From one perspective, no company would want that such kind of chemical leakages happen and people die. But lack of awareness, lack of systems, lack of response mechanism, lack of empathy, those are the more worrisome aspects. Accidents can happen. Can happen with every care you take. Still some accident may happen due to human errors, technological errors or whatever, or natural calamities or whatever. But how do we respond to it? How we mitigate the damage? How we save lives? And how we compensate them? Look, these people, the poor people who lost their loved ones and also lost limbs and etc. had to fight for years together, decades together to get some meager compensation. So I think from that perspective, the companies could have been a little more because it's humanitarian. It had deep pockets, and there is an accident, and there is an absolute liability on you, even as per the law of tort. They are responsible. What is an absolute liability? If any damage occurs to the population because of these kinds of leakages, etc., there's a concept called absolute liability, which is coming under the law of tort. So that company has to take responsibility for that. Okay. For example, there's some spillage from your house and it spoils something in your neighbor's house. You are responsible for that. Okay. Similar concept is applicable for the factories also. Strict liability, it is also called strict liability. Okay. Right? So, though it was applied by the courts were helpful because at the end of the tunnel there was some light. ये भी हो सकता था कि भाई कुछ नहीं मिले उनको, जान भी गई और कुछ मिला भी नहीं. But I think if a little more humane approach from the government and the corporations involved would help. Because it is not the fault of those who were sleeping in their houses that the fumes came and then they died in their sleep.
or they became unhealthy or unwell. So there has to be a method in the entire madness. They should have ensured or did something about it. I think this case coined the relevance of the big businesses, that they should take the responsibility. Of course, that is And- there. And it also showed that how big people escape the clutches of law. Because the strength, financial power, muscle power, money power, people used to avoid many things, avoid liabilities, avoid taxes, avoid compensation. But in the long run, the credibility is damaged. Look, Union Carbide's credibility has gone forever in India. The managing director should have stood up and handled it. Look, even if it is not in his hands. Look, आप कुछ होता है, एक्सीडेंट हुआ है ना, उन्होंने खुद तो लीक नहीं किया गैस, राइट? उनके सिस्टम्स में फॉल्टी था, जो भी था, वो टेक्निकल इशू से देयर वाज अ ह्यूज लीक व्हिच लेड टू ह्यूज मास ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बीइंग अफेक्टेड. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई खड़े हो, और आप अरेस्ट हो जाओगे तो हो जाओगे यार, मतलब छूट जाओगे ना, मतलब आपका कॉन्शियस क्लियर है तो आप खड़े रहते. मैंने ये पढ़ा था कि उनको जेल हो गई थी, वो 4 डेज बाद इंडिया आए थे, एंड वो क्विकली वो बेल लेके फिर वापस वही निकल मतलब, गए थे. देन अगेन व्हाट हैपेंस लेटर ऑन इज अ डिफरेंट थिंग. जब वो सिचुएशन होता है, वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आपका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखता है. मोस्ट ऑफ अस, हम उस समय डर जाते हैं, और क्योंकि वो नया कंट्री है उनके लिए, उनके पर्सपेक्टिव से क्या होगा मालूम नहीं, क्या लॉ है मालूम नहीं, वॉट एवर, ही जस्ट वॉन्टेड टू अवॉइड दैट सिचुएशन. ये वही एक्सीडेंट करके भाग गए. ऐसी वाली बात है, जो कार चला रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, भाग गए. कोई होता है वो खड़ा होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाता है, ज्वाइन करता है, हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कोई जानबूझ के नहीं मारता है, बट एक ह्यूमैनिटी दिखती है उसमें. लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है इन लॉ, चाहे आपने मतलब वो जो अफेक्टेड पार्टी है उसको केयर किया नहीं किया, आपकी लीगल लायबिलिटी तो उतनी है ना. तो वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है. कई लोग हम भाग जाते हैं, कई लोग रुकते हैं. तो इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू एक्ट इन दो सिचुएशंस. मेरे ख्याल से हम जितना ज़्यादा बात करेंगे, जितना, आई मीन इट्स अबाउट अ माइंडसेट ऑल्सो ना. वो माइंडसेट ऐसी बनानी पड़ेगी कि भैया कुछ ऐसा होता है तो यू स्टैंड बाय एंड ट्राई टू मिटिगेट एंड ट्राई टू हेल्प. नहीं तो मतलब यही आपने बहुत सही बात कही कि जितनी इस बारे में बात होगी उतनी अवेयरनेस क्रिएट होगी. हाँ जी. And there should be light reflected on the environmental hazards that are affecting the world, and people should be more conscious about it, and they should think that the earth is their home. Yeah. And जिस दिन ये समझ लिया तो फिर तो मतलब सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया ना. तो ऐसे ही हमारे कॉन्शियस एफर्ट से ही अर्थ का बेटरमेंट हो सकती है, बाय पीपल एक्टिंग अप. High net worth individuals are also responsible to, they owe a responsibility towards their earth, towards their environment. इंडिविजुअल लेवल पे आप अपना फोकस कर सकते हो कि अपना कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम करें, क्या आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सको. एंड सब रिस्पॉन्सिबल है, हाई नेटवर्थ, लो नेटवर्थ, कॉमन मैन, पुअर मैन, रिच मैन, पॉलिटिशियन, लॉयर, इकोनॉमिस्ट, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंट्री. हमारा उतना ही है. हम ऐसा थोड़े है कि कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ज़्यादा हवा ले लेते हैं या तो ज़्यादा पानी पी लेते हैं. एज ए ह्यूमन you have the similar kind of this thing on nature. As I told you, we did help one association in Bangalore. Okay. There was this Graphite Industries Limited, which was emitting a lot of graphite particles, etc. वो फैक्ट्री जो बनी थी वो बहुत पहले बनी थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे कॉलोनीज बस गए, वाइट फील्ड, बैंगलोर बढ़ता गया, तो फिर वो हेल्थ पे इफेक्ट होने लगा. तो इवेंचुअली वी वर पार्ट ऑफ दैट litigation, last leg in Supreme Court, etc. We could get a relief for the residents. The factory had to shut down and shift it to somewhere else. So some things are possible, but वो long battles होती हैं, because there are many authorities to whom you need to approach, quasi-judicial authorities, courts, NGT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट लेवल्स पे आपका इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से आपको लीगल स्ट्रैटेजी बनानी है, सो दैट यू गेट द रिलीफ. बिकॉज अल्टीमेटली इसमें
फॉर एनीबडी टू डिसाइड ऑल्सो इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जिसने इंडस्ट्री लगाई होती है उसने बहुत उसमें कैपिटल लगाया होता है, बोरो करके भी लगाया होता है, उधर भी हजारों वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, राइट, और वो तब लगाया होता है जब ये लोग थे भी नहीं वहाँ पे, राइट। तो अगर आप उनकी बात सुने तो वो बहुत जेन्युइन बोनाफाइड लगती हैं, राइट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आई मीन अगर आपने उधर लोगों को परमिशन दी है फॉर रेजिडेंशियल कॉलोनी, कन्वर्जन कर दिया एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल वगैरह, नोइंग वेरी वेल दैट देयर इज इंडस्ट्री देयर, तो जो लोग हैं उन्होंने घर खरीदा, वहाँ आए तो एक महीने बाद पता लगा कि भैया ये तो अपने अपना टॉवल सुखाया उस पर तो कार्बन डिपॉजिट आ गया, राइट। सो दे रियलाइज इट लेटर ऑन। तो ना फैक्ट्री की गलती है ना ही वो इंडिविजुअल की गलती है मेरे हिसाब से, और इसीलिए टाइम भी लगता है, बिकॉज टू डिसमेंटल इट एंड टेक इट अवे ओवरनाइट इज नॉट पॉसिबल, जो जबकि हार्म हो रहा है। तो इट्स ए पॉलिसी लेवल इशू, गवर्नमेंट का ही इशू है। आपने पूरी सिटीज को ऐसे एनहांस कर दिया, जो आउटस्कर्ट्स में होती थी फैक्ट्रीज वो आ गई, जो MC मेहता जो केस है जो दिल्ली में भी है, दिल्ली में फैक्ट्रीज होती थी, ओखला में फैक्ट्रीज होती थी, नारायणा में फैक्ट्रीज होती थी, एंड पूरे डीजल बसेस चलते थे। तो सुप्रीम कोर्ट वाज वेरी सपोर्टिव एंड सम वेरी गुड जजमेंट्स गिवन बाय वेरी गुड जजेस एंड बेंचेस केम इनटू बीइंग, एंड you at least see minimal industrial activity in Delhi as compared to the 60s, 70s and 80s, right? So anyways, I mean I believe, sir, कि factory owners should also take steps for environmental protection, like they should plant trees in they should area. they should there's no doubt about that, but जो industrial parks हैं जहाँ पे वो अलग रहती हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट होता है तो सिटी का वो ग्रेजुअल होता है। जो आज आउटस्कर्ट्स हैं कल वो सेंटर ऑफ, देयर हैज टू बी प्लान। जो अब आप अर्बन प्लान नहीं है, रूरल प्लान नहीं है, डेवलपमेंटल प्लान नहीं है, आप बेधड़क अपने हिसाब से कर रहे हो, और प्लान है भी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट होता भी है तो उसको रेगुलेट नहीं हो रहा है। एट डिफरेंट लेवल्स आई थिंक वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी। गवर्नमेंट तो क्या है, गवर्नमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी में वही लोग गवर्नमेंट में हैं, जो सोसाइटी में वही लोग जुडिशरी में हैं, लेजिस्लेचर में हैं। हम एक दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है, जब भी हम उनको बोलेंगे अपने आप को भी बोलेंगे, बिकॉज वी आर व्हाट फॉर्म ऑल दीज बॉडीज, ऑल दीज अथॉरिटीज। तो आई थिंक यू हैव टू अप्लाई हार्ट एंड दिल से सोचेंगे तो ये कुछ होगा, दिमाग से सोचेंगे तो इसका सोल्यूशन कभी आएगा नहीं। मतलब जितने भी लॉज तो हैं ही वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होंगी, तो यू नीड टू इम्प्लीमेंट दैम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो भी कैलामिटीज हो रही हैं वो इस वजह से हो रही है। Thank you, sir, so much for this insightful conversation, and I'm sure our viewers would also learn, and we would be able to create a bit awareness about the environment protection. Thank you, Gaurang. You felt it worthy enough to talk to me about this. Thank you. Thank you. Thank you, Gaurang. Thank you, Thank you. Thank you.